आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो वाला चैप्टर जो था वो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो गैसेस के हवाले से है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम गैस का थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और उसके लॉज के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गैसेस। ठीक है, सबसे पहले हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास जो गैसेस हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास गैस की प्रॉपर्टी है गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस की हमारे पास ना तो शेप डेफिनेट होती है और ना ही हमारे पास उसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। आप जब भी किसी भी गैस को किसी भी कंटेनर के अंदर डालेंगे ना, वो उसी कंटेनर की क्या कर लेगी, शेप अडॉप्ट कर लेगी। तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और जिस कंटेनर में भी डालेंगे वो उसका वॉल्यूम भी अडॉप्ट कर लेगी, तो उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई गैस की। सेकेंड हमारे पास गैस की प्रॉपर्टी आ जाती है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर वीक। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना गैस पार्टिकल्स के अंदर, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इसलिए जो हमारे पास गैस होती है उनके पार्टिकल्स जो है ना वो आपस में क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। अगर हम एक कंटेनर के अंदर गैस के स्ट्रक्चर को देखें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इतने दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और वो आपस में स्ट्राइक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो गैस के पार्टिकल्स है ना वो मूव कर रहे होते हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ हैप्पैज़र्ड मोशन। ठीक है, जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो हमेशा एक हैप्पैज़र्ड मोशन की स्टेट में रहते हैं। हैप्पैज़र्ड मोशन होता है ऐसे जिगजैग मोशन। ठीक है, कि गैस मॉलिक्यूल ना किसी भी डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है और हर वक्त मूव करता रहता है। ठीक है, कोलाइड करता रहता है आप दूसरे पार्टिकल्स के साथ। तो इसमें कोलिजन की भी क्या बड़ी वजह है कि इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं जिनकी वजह से ना मॉलिक्यूल को ज़्यादा जगह मिल जाती है कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकें। जबकि सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में पैक्ड स्ट्रक्चर होता है तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं कर सकते, सिर्फ वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। फोर्थ हमारे पास आ जाता है गैसेस कैन डिफ्यूज as well as इफ्यूज। ठीक है, गैसेस जो होती है ना वो डिफ्यूजन भी दे सकती हैं, वो डिफ्यूज भी हो सकती हैं और इफ्यूजन भी दे सकती हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जगह में चले जाना। तो गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी रखती हैं। इफ्यूजन हमारे पास क्या होती है कि अगर गैसेस को ना किसी कंटेनर के अंदर छोटा सा होल मिले, अगर मैं इस कंटेनर में छोटा सा ऐसे होल कर दूं तो जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो उस छोटे से होल में से पास हो जाएंगे और हमारा कंटेनर खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इफ्यूजन जो होती है वो गैस का एग्जिट होने की प्रॉपर्टी को कहते हैं। तो हमारे पास जो हमारी गैस है वो डिफ्यूजन भी देती है और इफ्यूजन का भी की भी प्रॉपर्टी देती है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट, द गैसेस कैन कंप्रेस when pressure is applied on it. When pressure is applied, तो गैसेस जो हैं वो क्या कर सकती हैं, उनके अंदर कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी भी है कि अगर मैं इधर अब ये जो मेरे पार्टिकल्स है ना, अगर मैं इनको पिस्टन एक लगा दूं, इनको इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करूं, तो ये क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। बल्कि तो ये जो कंप्रेशन होती है ये क्यों होती है, एम्प्टी स्पेसेस की वजह से। द कंप्रेशन इज ड्यू टू द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, द गैसेस कैन एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है, अगर हम गैस को हीट करें तो वो एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, तो गैसेस जो हैं वो एक्सपेंड भी हो जाती हैं अगर उन्हें हीट किया जाए तो। और जो हमारे पास सडन एक्सपेंशन है ना गैस की, वो क्या प्रोड्यूस करती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो जो गैसेस हैं वो हमारे पास सडन एक्सपेंशन प्रोड्यूस करती हैं। द सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस प्रोड्यूस कूलिंग, ठीक है, विच इज कॉल्ड जाउल थॉम्सन इफेक्ट। ठीक है, जब भी हमारे पास जो गैसेस हैं वो सडन उनके अंदर एक्सपेंशन होगी तो वो क्या करेंगी, वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, जिसे हम जाउल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि इस इफेक्ट को जाउल थॉम्सन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, और इसी इफेक्ट को हम अपने एयर कंडीशनर्स में भी यूज करते हैं। और हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है गैस की, वो हमारे पास आ जाती है, बल्कि इतनी प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज हो गई गैसेस की जो हमने स्टडी की हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गैस के डिफरेंट लॉज की। ठीक है, कि हमारे पास जो गैस है उसके कौन कौन से लॉज हमारे पास होते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं गैस लॉज। ओके, गैस लॉज क्या होते हैं, किसी भी वॉल्यूम जो गैस का हो, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, और उसका रिलेशन प्रिवेलिंग फैक्टर्स के साथ, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स। तो इस वॉल्यूम, गैस के वॉल्यूम और उन फैक्टर्स का आपस में रिलेशनशिप, उसे हम क्या कहते हैं, गैस के लॉज कहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लॉ आता है वो हमारे पास आ जाता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। बॉयल्स लॉ जो है वो हमें क्या बताता है, बॉयल्स लॉ हमें बताता है द वॉल्यूम ऑफ a given mass of a gas
given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied on the gas at constant temperature। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किस तरह? इस तरह हमारे पास इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म कर दें तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा k बाय टी, और अगर हम p को इधर ले जाएं तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगी कि हमारे पास PV इज इक्वल टू k बन जाएगा। अब हम इस इक्वेशन से भी बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन भी डिराइव कर सकते हैं। वो क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम of a fixed gas is constant at a fixed temperature। ठीक है, कि अगर टेम्परेचर हमारा फिक्स्ड है और हमारी गैस भी एक ही है तो उसके वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सेकंड डेफिनेशन आ गई बॉयल्स लॉ की अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अब इसी इक्वेशन से अगर हम एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास ना कंटेनर्स में दो गैसेस हैं। ठीक है, हमारे पास जो P1 है वो इधर कितना है 2 atm और P2 हमारे पास है 6 atm। ठीक है, उसी तरह V1 हमारे पास, यानी कि इसका प्रेशर और इनका प्रेशर, मैं उनको नंबरिंग अलग अलग दे रही हूँ। ठीक है, तो इसका प्रेशर हमारे पास होता है 1/2 वॉल्यूम 1/2 डेसीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम हमारे पास होता है 1/3 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है दो कंटेनर्स हैं और सेम गैस है, तो इस लिहाज से जो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी वो बनेंगी P1V1 इज इक्वल टू K और P2V2 इज इक्वल टू K। ठीक है, क्योंकि दो तरह की हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम की क्वांटिटीज है ना, और गैस एक ही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, P1 की वैल्यू लिखते हैं 2 इंटू हमारे पास V1 आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम इधर P2 की वैल्यू लिखें 6 और वॉल्यूम की लिखें 1/3, तो हमारे पास दोबारा से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो ये हमारे पास 2 जो है वो किसके बराबर होगा? K के बराबर। यानी कि हमारे पास दोनों जो वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट है वो क्या आता है? दोनों केसेस में 2 आता है। ठीक है, तो हेंस हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है वो प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो बॉयल्स लॉ होता है ना वो क्या होता है कि हमारे पास अगर हम एक ही गैस को दो अलग अलग प्रेशर्स और वॉल्यूम पे देखें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा हमारे पास क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अगर कंडीशन कौन सी है? टेम्परेचर अगर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें बॉयल्स लॉ की तो वो हमारे पास इस तरह होती है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इधर हमारे पास होता है प्रेशर जो कि एटीएम में होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग होता है वॉल्यूम जो कि डेसीमीटर क्यूब में होता है।
तो हमारे पास बॉयज लॉ का ग्राफ हमेशा इस तरह आता है जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा हुआ है तो, ठीक है। तो हमारे पास हम जब भी बॉयज लॉ का ग्राफ स्टडी करेंगे तो वो इस कर्व शेप में हमारे पास आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन भी हो गई, डेरिवेशन भी हो गई, उसकी डेफिनेशन भी आ गई और हमने ग्राफ भी इसका प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। सेकंड हमारे पास आ जाता है चार्ल्स लॉ। सबसे पहले चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas is directly proportional to temperature at constant pressure। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो हमारे पास जो वॉल्यूम है गैस का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल अगर हम इसकी डेरिवेशन देखें, तो वो हमारे पास किस तरह आएगी, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी खत्म कर दूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के। अब के की वैल्यू उधर ही रहेगी और टी जो है वो इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है क्या है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है या इक्वेशन है चार्ल्स लॉ की। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, अपने चार्ल्स लॉ को वेरिफिकेशन इसकी कर लेते हैं। अगर हमारे पास ना एक कंटेनर हमारे पास है गैस का, उसके अंदर ना वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहे हैं। मैं इधर बना देती हूँ उसको। हमारे पास ना 2 गैस के कंटेनर्स हैं। ठीक है, इधर हमारे पास जो V1 है वो कितना है, 250 cm3। ठीक है, और हमारे पास जो T1 है वो कितना है, 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो टेम्परेचर है ना वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। V2 इधर हमने फाइंड करना है, T2 हमने चेंज कर दिया जो कि -27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इधर आके जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अब हमने V2 इधर फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, V1/T1, ठीक है, इज इक्वल टू के, एक इक्वेशन। उसके बाद V2/T2 इज इक्वल टू के। ठीक है, यही 2 इक्वेशंस बनेंगी ना। तो हमारे पास अब ये 2 इक्वेशंस के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी तो वेरिएबल्स इक्वल हो सकते हैं ना। तो हम इस तरह लिखेंगे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, अब हमारे पास V1 इधर ही रहेगा, T2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि V2 हमने फाइंड करना है। तो V1 जो है वो 250 cm3 है। इसे हम जब डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा हम डेसीमीटर क्यूब में देखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, मल्टीप्लाई T2 हमारे पास कितना है, -27। जब इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 246 ओवर T1 कितना है, 127 डिग्री सेल्सियस। जब इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.153 डेसीमीटर क्यूब हमारा V2।
तो इधर से आपने देखा होगा कि हमारे पास पहले V1 की वैल्यू कितनी थी 0.25, ठीक है, और V2 हमारे पास कितना आ गया, अब इधर V2 जो है वो हमारे पास आ गया है 0.13153 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम इसको सीएम में लिखें ना तो इस तरह भी लिख सकते हैं 153 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये V1 पहले सेंटीमीटर क्यूब में है ना, तो हम अपने V2 को भी सेंटीमीटर क्यूब में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास देखा जाए तो पहले जो वॉल्यूम है वो क्या है 250 cm क्यूब, टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया, -27 तक ले गए, तो हमारा V2 भी क्या हो गया, कम हो गया, 250 से 153 तक चला गया, ठीक है। तो हेंस हमारे पास प्रूफ आ गया कि वॉल्यूम डिक्रीज करने से टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन हो गई। अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो हम चार्ल्स लॉ में ग्राफ इस तरह प्लॉट करते हैं, टेम्परेचर केल्विन में होता है, इस साइड पे होता है, वॉल्यूम हमारा वाई एक्सिस पे होता है डेसीमीटर क्यूब में। तो हमेशा चार्ल्स लॉ का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। कौन से टेम्परेचर पे आती है, -273.16 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वैल्यू है ना -273.16 डिग्री सेल्सियस, ये किसकी वैल्यू है, एब्सोलूट जीरो की वैल्यू। चार्ल्स लॉ हमें एब्सोलूट जीरो के हवाले से भी गाइड करता है, किस तरह, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एब्सोलूट जीरो जो है वो क्या है। तो अब हमारे पास जो एब्सोलूट जीरो है वो क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 at 0 degree Celsius with every 1 degree Celsius rise or fall in temperature। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो को किस तरह डिफाइन किया जाता है कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमारा जो वॉल्यूम है वो या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, कितनी वैल्यू तक, 1/273 वैल्यू तक, किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और जैसे जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो आता है, या हमारे पास हम 0 डिग्री सेल्सियस से या टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, उसी तरह हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या करता है, वो या तो राइज करता है या फॉल करता है हर 1 डिग्री सेल्सियस के बाद, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेंटर है हमारा, अगर उससे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया हर 1 डिग्री सेल्सियस के बाद, तो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा 1/273 फैक्टर तक, ठीक है। और अगर हमने 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा जो हर 1 डिग्री सेल्सियस के बाद, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, 1/273 फैक्टर के हिसाब से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस टर्म को, जो हमारे पास ये पूरी जो इक्वेशन है कि हमारे पास ना जो वॉल्यूम है वो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा 1/273 से, और हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से या फॉल करने से,
तो वो हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू होती है, ठीक है। या इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो की ये डेफिनेशन है। तो उस हिसाब से एब्सोल्यूट ज़ीरो के हिसाब से जब हम चार्ल्स लॉ को लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 1 प्लस टी बाई 273, ठीक है। अब जो वी टी है वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो नया टेम्परेचर उसका आएगा। वी नॉट क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद जो टी है वो हमारे पास है टेम्परेचर, वीटी जो है ये वो वॉल्यूम है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पे हमारे पास 1/273 फैक्टर से या इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है ना, ये हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो को फाइंड करने के लिए, कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो का जो टेम्परेचर है उस पे वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवोगैड्रस लॉ। एवोगैड्रस लॉ, ठीक है। तो हमारे पास एवोगैड्रस लॉ जो है वो हमें क्या बताता है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas is directly proportional to the number of moles of the gas, number of moles of a gas at constant pressure and temperature, ठीक है। तो हमारे पास जो एवोगैड्रस लॉ है वो हमें क्या बताता है कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को इकट्ठा ही कांस्टेंट कर दें तो हमारा जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस तरह, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। तो V इज इक्वल टू के एन, ठीक है। तो V बाय एन इज इक्वल टू के, ठीक है। तो यानी हमारे पास जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे गैस का तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज करेंगे, अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इधर अगर हमारे पास ना दो गैसेस हैं, V1 ओवर N1 हो जाएगा और V2 ओवर N2 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना अगर हम दो गैसेस के हिसाब से लिखें तो अगर मेरे पास एक गैस 250 cm³ है ओवर N1, मेरे पास N1 है 2 या N1 5 कर लेते हैं, उसके बाद मैंने N2 फाइंड करना है, V2 मेरे पास है 150 कर लेते हैं और N2 मैंने फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 250 इंटू N2 इज इक्वल टू 150 इंटू 5, ठीक है। तो 250 इंटू N2 इज इक्वल टू 150 और 5 मेरे पास हो जाएगा 750, ठीक है। तो N2 जो है 750 बाय 250 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा, तो मेरे पास N2 की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है, ठीक है।
तो मेरे पास अब मैंने इसको वेरीफाई कर दिया कि सबसे पहले मेरे पास V1 की वैल्यू मैं इधर लिख देती हूँ। V1 आपके पास इधर कितना था 250 cm3, N1 कितना था 5, ठीक है। V2 कितना था 150 cm3, वॉल्यूम कम हुआ है तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई है 3 हो गई है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास जो गैस है एक ही गैस है, दो नहीं है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स, हम अगर वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो एवोगैड्रस लॉ भी यही कहता है कि वॉल्यूम डिक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज होते हैं, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हैं क्या आ गए, सारे जितने भी लॉज हैं जो बेसिक, हम जब गैस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना तो हम ये लॉज जो हैं वो ज़रूर डिस्कस करते हैं। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जर्नल गैस इक्वेशन के हवाले से बात करेंगे कि जर्नल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है और उसका जो यूज़ है वो हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।